नमस्कार। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम 8वीं बुक शुरू कर रहे हैं जो सामाजिक परिवर्तन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम नरजातीय संबंध एवं संघर्ष के बारे में जानेंगे, उसके बाद सामाजिक आंदोलन, देन उसके बाद विकास, नियोजन एवं परिवर्तन के बारे में, और परिस्थितिकी एवं समाज का भविष्य के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं नरजातीय संबंध एवं संघर्ष। नरजातीय संबंधों के साथ जुड़ी हुई संकल्पनाएं। इसमें हम जानेंगे कि इसमें यही चीज़ बताया गया है कि नरजातीय का अर्थ क्या होता है। ये पॉइंट्स बता रखे हैं, मैं आपको शुरू से पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा। बीच में शुरू करूंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, शायद आपको कुछ समझ में ना आए। तो मैं शुरू से करती हूँ। आज विश्व भर में नरजातीय संबंधों और संघर्षों के मुद्दे पर गंभीर और निरंतर बढ़ती हुई चिंता दिखाई दे रही है। इस चिंता से भारत भी समान रूप से परेशान है, क्योंकि भारतीय समाज के लिए भी नरजातीय संघर्ष गंभीर समस्या बन गए हैं। इससे पहले कि हम भारत में नरजातीय संबंधों और संघर्षों की प्रकृति के बारे में बताएं, हमारे मन में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि नरजातीय और नरजातीय संबंधों से जुड़े दूसरे शब्दों का क्या अर्थ है। इसलिए सबसे पहले नरजातीय संबंधों से जुड़े हुए शब्दों की परिभाषा दी जाएगी और उनका स्पष्टीकरण किया जाएगा। तो इस खंड में हमने निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा दी है। नरजातीय, राष्ट्रीय और नरजातीय सांस्कृतिक। जिसमें नरजातीय, इसमें आपको बताया जाएगा कि नरजातीय का अर्थ क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट बता दूं मैं, नरजातीय राष्ट्र और नरजातीय सांस्कृतिक समूह। नरजातीयता, नरजातीय अस्मिता, नरजातीय सीमा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूह, और धर्म परिवर्तन को धर्म परिवर्तन कहा जाता है। तो नरजातीय और नरजातीय समूह के बारे में जानते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो नरजातीय शब्द ग्रीक शब्द एथनो से लिया गया है। जो नरजातीय शब्द है ये ग्रीक का शब्द है, इसे एथनो से लिया गया है, जिसका अर्थ है राष्ट्र। तो जब भी नरजातीय का बात की जाए तो आप समझिए राष्ट्र की बात की जा रही है। तो आरंभ में इसका प्रयोग आदिम जनजातियों या समाजों के लिए होता था। जो आदिम जनजातियां थीं उनके लिए और समाजों के लिए होता था शुरुआत में इसका प्रयोग, जो अपनी एक सरल रूप की सरकार और अर्थव्यवस्था के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करते थे। परंतु समाजशास्त्रियों और सामाजिक निशास्त्रियों ने, जो समाजशास्त्री थे और जो धीरे धीरे समाजशास्त्री आए, तो सामाजिक निशास्त्रियों ने पूर्व उपनिवेशवादी और बहुलतावादी समाज के अध्ययन के आधार पर इस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया। मतलब इसका बात की जाए तो इस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया। इन अध्ययनों से पता चलता है कि एक ही राष्ट्र में कई समूह के अस्तित्व को नरजातीय कह सकते हैं। मतलब एक ही राष्ट्र में अलग अलग संस्कृतियों के जो समूह होते हैं, जो अलग अलग संस्कृति कह सकते हैं, चाहे उसकी भाषा की बात की जाए, पहनावे की बात की जाए, तो सभी समूह, एक ही राष्ट्र में सभी समूह की बात की जाए जो उस राष्ट्र में रहते हैं, उसको नरजातीयता कहा जाता है। कई समूह के सहअस्तित्व को नरजातीयता कह सकते हैं। समय बीतने के साथ साथ एथनिक नरजातीय का अर्थ ऐसे लोगों का समूह हो गया जिन्हें उनकी प्रजाति, भाषा, संस्कृति के दूसरे पक्षों से संबंधित विशेषताओं के आधार पर अलग किया जा सकता है। तो नरजातीय समूह के बारे में जानते हैं। नरजातीय समूह उस समूह को कहते हैं, जो नरजातीय समूह है उस समूह को कहते हैं जिसके सदस्यों में निम्नलिखित विशेषताओं में से कुछ या सभी विशेषताएं उपलब्ध हों। अब ये विशेषताएं क्या हैं इसमें दिया गया है, जैसे समान भाषा हो, क्षेत्र हो, धर्म प्रजाति हो, अंतर्विवाह हो, रीति रिवाज हो, धार्मिक विश्वास हो, जो एक दूसरे से मेल खाते हों, एक समान हो एक दूसरे की। तो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं तो कह सकते हैं ये नरजातीय समूह है। जैसे आपके रीति रिवाज और मेरे रीति रिवाज जो एक जैसे हैं तो हम कह सकते हैं नरजातीय समूह। बहुत बड़ी संख्या में बात की जाए तो ये नरजातीय समूह हैं। इन समूह के सदस्यों में परंपरागत सामान्य विश्वास भी हो सकता है, जो परंपरागत के तौर पर कह सकते हैं, बहुत पुराने समय से हो, जो विश्वास हो उसको भी कह सकते हैं, जिसे वह सभी समान रूप से मानते हों।
इस परिभाषा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि यहूदी, निग्रो, जापानी, मुसलमान, बिहारी सभी अलग अलग नरजातीय समूह से संबंधित हैं, क्योंकि सभी के अलग अलग हमें देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक तौर पे बात की जाए तो सभी अलग अलग हमें मिलेंगे। इस प्रकार नरजातीय समूह ऐसे लोगों के समूह को कह सकते हैं जिनमें कुछ समान शारीरिक अथवा सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। चाहे शारीरिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक जो भी हो, वो विशेषताएं अगर हमें दिखती हैं तो हम कह सकते हैं ये नरजातीय समूह हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि नरजातीय संबंधों के विश्लेषण के संदर्भ में नरजातीय समूह की संकल्पना को समझने की क्या आवश्यकता है। इसके लिए कहा जा सकता है कि नरजातीय समूह, यहाँ से आप समझिएगा, नरजातीय समूह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। जो व्यक्ति होता है उसके सामाजिक व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। इसका गठन सांस्कृतिक और प्रजातीय समानता के आधार पर होता है। तो कह सकते हैं सांस्कृतिक और प्रजातीय जो समानता है उसके आधार पर होता है। इस समूह का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि समूह के सदस्यों को समान सांस्कृतिक सहचार्य के कारण उस समूह के साथ अपनापन महसूस होता है। कि समान भाषा हो सकती है, रीति रिवाज हो सकते हैं, तो एक अपनापन महसूस होता है जब दूसरे व्यक्ति की और हमारे की बात की जाए जो एक समान हो। चाहे त्योहारों की बात की जाए, चाहे भाषा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उससे अपनापन महसूस होता है। समूह की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है कि वे किस जो समूह है, जो इस व्यक्ति जिस समूह का वे व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसकी जो सदस्यता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं वो जन्म से ही निर्धारित होता है। जैसे धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति भी इसका सदस्य होता है। धर्मांतरण के बारे में इस भाग में चर्चा की जाएगी। तो आपने यहाँ तक समझा कि नरजातीय किसे कहा जाता है। आपने यही समझने का प्रयास किया होगा कि नरजातीय उसी कहते हैं जो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक हो। भाषा की बात की जाए, जैसे यहाँ पे समान भाषा देखा होगा, ऊपर आपने पढ़ा होगा, मैं समझाया, तो समान भाषा, क्षेत्र या धर्म, कहीं ना कहीं रीति रिवाज से एक दूसरे के बिल्कुल समान हो, तो कह सकते हैं ये नरजातीय समूह है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नरजातीयता के बारे में। तो विभिन्न नरजातीय समूह के बीच परंपरागत संबंधों को नरजातीयता कहते हैं। जो पारंपरिक संबंध होते हैं, पारस्परिक संबंधों को नरजातीयता कहते हैं। विभिन्न नरजातीय समूह को अलग अलग कह सकते हैं। जैसे आपके रीति रिवाज अलग हैं, मेरे अलग हैं, तो कहीं ना कहीं जो विभिन्न की बात की गई है, सभी विभिन्न नरजातीय समूह के बीच पारंपरिक संबंधों को नरजातीयता कहते हैं। यदि हम नरजातीयता को अन्योन्य क्रिया के स्तर पर देखें तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कोहने ने नरजातीयता की परिभाषा देते हुए कहा, उन्होंने नरजातीयता की परिभाषा देते हुए उन्होंने क्या कहा कि समान सामाजिक संदर्भों के अंदर क्रियाशील सांस्कृतिक समूह के बीच अन्योन्य क्रिया, मतलब एक दूसरे के बीच जो क्रिया है, नरजातीयता कहते हैं। यद्यपि नरजातीयता अंतर नरजातीय संबंधों से भी दिखाई देती है, लेकिन यह अंतर नरजातीय स्थितियों में और अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि नरजातीयता का मूल प्रयोजन नरजातीय अस्मिता को बनाने की आवश्यकता है। नरजातीय अस्मिता को जानते हैं। नरजातीय अस्मिता का अर्थ है समानता, लाइकनेस, समानता और अनन्यता, यूनिकनेस। किसका? नरजातीय अस्मिता का अर्थ क्या होता है? समानता होता है। और अगर अनन्यकृत की बात की जाए तो ये यूनिकनेस कहेंगे इसे। एक और तो ये इस बात की ओर संकेत करती है कि नरजातीय समूह के सदस्यों में कौन सी विशेषताएं समान हैं और इसके साथ ही उन्हें दूसरे नरजातीय समूह से अलग करती है। कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल समान हैं, लोगों की बात की जाए, और जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग भी हैं, और इसके साथ ही उन्हें दूसरे नरजातीय समूह से अलग करती है। नीचे हमने नरजातीय अस्मिता के कुछ तत्वों को रेखाचित द्वारा प्रस्तुत किया है। तो आप एक बात बता दूं, लाइट जा चुकी है, मैं आपको बता दूं, तो थोड़ा अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो देखिएगा। तो चलो शुक्र आ भी गई लाइट। तो
नीचे हमने निर्जातीय अस्मिता के कुछ तत्वों को रेखांकित द्वारा प्रस्तुत किया है। ये तत्व है अह पर आश्रित है। राष्ट्रीयता की बात की जाए, भाषा में धर्म, क्षेत्र, प्रजाति, जाति, अहम, ये सारी कहीं ना कहीं निर्जातीय के अंदर आते हैं। तो विभिन्न सामाजिक संदर्भों में उपयुक्त क्रम में अंतर भी हो सकता है। इनमें से कुछ तत्व महत्व की दृष्टि से एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकते हैं, एक समाज से दूसरे समाज में अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण तौर पर बात की जाए तो भारत में निर्जातीय अस्मिता के संदर्भ में जाति का स्थान अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें ये निर्जातीयता की बात की जाए तो राष्ट्रीयता के आधार पर भी कह सकते हैं, भाषा के आधार पर भी कह सकते हैं कि हमारे भारत में कई लोग कई भाषाएं बोलते हैं, तो उस आधार पर भी कह सकते हैं निर्जातीय। धर्म के आधार पर भी कह सकते हैं हमारे भारत में कई लोगों को धर्म के लोग रहते हैं, तो इसको भी निर्जातीयता के अंदर ये भी आता है। और क्षेत्र की बात की जाए, प्रजाति, जाति, कई जातियाँ रहती हैं भारत में पाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको निर्जातीय ही कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं अलग अलग समूह को व्यक्त करती है, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो। तो निर्जातीय अस्मिता के संदर्भ में जाति का स्थान अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यूरोपीय समुदाय के अध्ययन में इसका कोई महत्व नहीं है। निर्जातीय सीमा की बात करते हैं, तो निर्जातीय सीमा का अभिप्राय सामाजिक सीमा से है। सामाजिक सीमा से है निर्जातीय सीमा का अभिप्राय, तथा ये आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा क्षेत्रीय सीमा में ही मेल खाए। व्यक्ति अपने आप को निर्जातीय अस्मिता के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, जबकि निर्जातीय सीमा के द्वारा निर्जातीय समूह की सामाजिक सीमा निर्धारित होती है, कि व्यक्ति के अपने स्टेटस जो उसकी परिस्थिति होती है उस आधार पर उसको कहीं ना कहीं सामाजिक सीमा द्वारा निर्धारित होती है। अन्य को अजनबी या दूसरे समूह के सदस्य के रूप में विभाजित करने की निम्नलिखित दो परिणाम होते हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैं आपको बात कहूँ कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को निर्जातीय अस्मिता से व्यक्त करने का अर्थ हुआ अपने आप को अभिव्यक्त करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा की बात की जाए, भाषा के आधार पर अपने आप को करता है, धर्म के आधार पर कि मैं इस धर्म से हूँ, क्षेत्र के आधार पर कि मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, प्रजाति के आधार पर, जाति के आधार पर कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से लोग अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जबकि निर्जातीय सीमा के द्वारा निर्जातीय समूह की सामाजिक सीमा निर्धारित होती है। जो सामाजिक सीमा है उसको निर्धारित किया जाता है निर्जातीय सीमा से। अन्य को अजनबी या दूसरे समूह के सदस्य के रूप में विभाजित करने के दो परिणाम होते हैं। पहला बताऊं तो अपनी निजी सामाजिक सीमाओं के द्वारा, जैसे अंतर समूह या बाहरी समूह को के आधार पर पहचाना जाता है। दूसरी बात की जाए तो सामान्य समझ और पारस्परिक हित के सामान्य निर्धारण के आधार पर। सीमा से बाहर के लोगों से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि उनमें समान हित और समान समझ हो। जो बाहर के व्यक्ति होते हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि उनके समान हित और समान समझ हो। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूह के बारे में जानते हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, जो कम संख्या में, जिनकी कम संख्या हो और जिनकी ज़्यादा संख्या हो उन्हें बहुसंख्यक कहेंगे, और जो जनसंख्या में कम हो तो उन्हें अल्पसंख्यक समूह कहेंगे। निर्जातीय समूह के अध्ययन में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समूह आ जाते हैं। निर्जातीय समूह में इसमें बहुसंख्यक भी आएंगे, संख्या में बहुत ज़्यादा, और अल्पसंख्यक संख्या में बहुत कम भी आएंगे। तो बहुसंख्यक समूह शब्द से अभिप्राय है एक समूह में सदस्यों का संख्यात्मक दृष्टि से प्रतिनिधित्व और इस समूह का आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण। आर्थिक और राजनीतिक जो संसाधन हैं उस पर नियंत्रण बहुसंख्यक समूह का। सामान्य रूप से ये देखा गया है कि निर्जातीय समूह का एक दूसरे निर्जातीय समूह पर प्रभुत्व होता है। एक निर्जातीय समूह का अर्थ हुआ जैसे एक भाषा के वर्गों का दूसरी भाषा के, या एक धर्म के वर्गों का दूसरे धर्म के वर्गों का प्रभुत्व होता है। लेकिन किसी निर्जातीय समूह के भीतर विद्यमान आंतरिक विषमताएं, जो आंतरिक विषमताओं की आर्थिक स्थिति के दृष्टि से उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात अल्पसंख्यक समूह के कुछ सदस्यों की स्थिति बहुसंख्यक लोगों
की ही हो सकती है या इसके विपरीत भी हो सकती है, जिसमें समग्रता की दृष्टि से वह समूह या तो अल्पसंख्यक समूह की परिस्थिति में हो सकता है, मतलब है तो अल्पसंख्यक समूह का हो सकता है, या बहुसंख्यक परिस्थिति में हो सकता है। कहीं न कहीं एक व्यक्ति के द्वारा, एक समूह के द्वारा दूसरे समूह पर दबाव डालना कह सकते हैं। इसी को इसमें बताया गया है कि कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व होता है। बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समूहों में संबंधों में प्रायः असमानता पाई जाती है। इनमें अब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात की जाए समूहों में, तो समूहों में संबंधों में प्रायः असमानता पाई जाती है। संख्या की दृष्टि में बहुसंख्यक या प्रमुख समूह का आर्थिक राजनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है। देखिए दोबारा इसमें बताया गया कि नियंत्रण होता है, बहुसंख्यकों का राजनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है। इस समूह को भी सभी विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं। तो जो लाभ हैं और जो विशेषाधिकार हैं वो कहीं न कहीं इनको प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर अल्पसंख्यक समूह में ये वह लोग होते हैं जो स्थानीय समाज में अप्रवासी की स्थिति में होते हैं। अप्रवासी मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं जैसे आप कहीं, आपका गांव कहीं और है और आप यहाँ पे इस शहर में आके बस गए हैं, तो कहीं न कहीं स्थानीय समाज में अप्रवासी की स्थिति में बात उसी चीज़ को की गई है कि आप आपके गांव से आप शहर में आ गए, तो कहीं न कहीं आप अप्रवासी। इनकी संख्या कम होने के कारण सीमित संसाधनों के नियंत्रण के संबंध में अल्पसंख्यक समूह की स्थिति बहुसंख्यक समूह के प्राय अधीन होती है। तो अल्पसंख्यक समूह कहीं न कहीं उस पर कहीं न कहीं बहुसंख्यक का दबाव हो सकता है, कहीं न कहीं अधीन होते हैं। अल्पसंख्यक जो समूह होते हैं कहीं न कहीं बहुसंख्यक के समूह के अधीन होते हैं। संख्यात्मक शक्ति और आर्थिक संख्या की बात की जाए तो संख्यात्मक शक्ति और आर्थिक तथा राजनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण के बीच परस्पर संबंध एक वाद विवाद का मुद्दा है। बहस कह सकते हैं, वाद विवाद बहस का एक मुद्दा है, क्योंकि इतिहास में बहुसंख्यक लोगों पर अल्पसंख्यक लोगों के प्रभुत्व के भी कई उदाहरण मिलते हैं कि जो अल्पसंख्यक समूह हैं कहीं न कहीं जो बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं उन पर दबाव होता है अल्पसंख्यकों वर्गों पर, समूहों पर। जैसे पूर्व काल की बात की जाए तो जैसे पूर्व काल में भारत में ब्रिटिश सरकार औपनिवेशिक शासन और दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक अश्वेतों पर अल्पसंख्यक श्वेतों का शासन। जैसे अगर बात की जाए तो गोरों, जो गोरे लोग होते हैं कहीं न कहीं जो काले लोग होते हैं, कहीं न कहीं जो गोरे लोग हैं उन पर कहीं न कहीं प्रेशराइज करते हैं, जो कम गोरे, कहीं न कहीं भेदभाव कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसी चीज़ को बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक अश्वेतों, जो गोरे नहीं हैं, अश्वेतों पर अल्पसंख्यक श्वेतों का शासन। आज के युग में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति की समाप्ति के बाद, तो रंग भेद की समाप्ति हो चुकी है। आज के युग में बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति की समाप्ति के बाद भी वहाँ के बहुसंख्यक काले लोगों पर अल्पसंख्यक श्वेत मतलब होता है गोरा, दूध जैसे कह सकते हैं। तो अल्पसंख्यक श्वेत लोगों का बहुप्रकारीय संसाधनों पर प्रभुत्व है, कहीं न कहीं बहुत सारे संसाधनों पर उनका प्रभुत्व है। यह असम में नरजातीय अस्मिता से जुड़े सक्रिय आंदोलन के बावजूद भी अप्रवासी अल्पसंख्यक बंगाली लोग अनेक बड़े बड़े उच्च पदों पर आयुक्त हैं। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होती है कि यह धारणा सही नहीं है कि हमेशा अल्पसंख्यक लोगों की संख्या की दृष्टि से कम होने के कारण दबाया जाता है और उनको समाज में निम्न स्तर प्राप्त होता है, मतलब नीचा स्तर प्राप्त होता है समाज में। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस समूह का राजनीतिक और आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण होता है, जिस समूह का राजनीति पर और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है, वह समूह संख्या कम होने के बावजूद भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होता है। मतलब अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं अगर कम संख्या में है लेकिन उनकी शक्ति राजनीति में है और आर्थिक संसाधनों पर है, तो कहीं न कहीं बहुसंख्यक लोगों को भी मात दे देंगे। अगर अल्पसंख्यक लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में शक्ति बात की जाए तो कहीं न कहीं वो
बहुसंख्यक जो बहुत बड़ी संख्या में लोग हों उनको भी वो मात दे देंगे। तो मेन चीज़ है पावर्स, कि किस समूह के पास पावर्स है। जिस समूह के पास, आप मेन एग्जाम्पल बताऊं तो जिस समूह के पास पावर्स ज़्यादा होंगी समझ लिए उसी का ही राज है, उसी का ही चलेगा। तो उसी चीज़ में बताया गया है कि कहीं ना कहीं वह समूह संख्या होने के बावजूद भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होता है। मतलब कह सकते हैं जिसके पास पावर्स होंगी, अगर वो कम संख्या में भी है तो कहीं ना कहीं वो उसका ज़्यादा चलेगा, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं पावर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन। धर्मांतरण हमने उल्लेख किया था कि किसी नरजातीय समूह की सदस्यता मुख्य रूप से जन्म पर आधारित होती है, कि व्यक्ति किस जाति में है, किस धर्म में है, ये कहीं ना कहीं जन्म से ही पता चलता है। इस नियम का अपवाद धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन है। धर्मांतरण का शाब्दिक अर्थ है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाना, तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। इसका सबसे जाना माना उदाहरण एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार करना है। सबसे अच्छा उदाहरण धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन कहते हैं। तो धर्मांतरण से सामूहिक पहचान मिलती है कि हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण से सामूहिक पहचान और समूह की सीमा बनाए रखने की समस्या पैदा होती है। ऐसी स्थिति में जहां एक समूह के सदस्य दूसरे नरजातीय समूह के सदस्य बन जाते हैं, नरजातीय का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि दूसरे धर्म की समूह बन जाते हैं। धर्म में भी, इसमें नरजातीय में धर्म भी आएगा, भाषा भी आएगी, जाति प्रजाति, इसमें सब कुछ आएगा। नरजातीय समूह में वो किसी भी आधार पर हो सकता है। तो जहाँ एक समूह के सदस्य दूसरे नरजातीय समूह के सदस्य बन जाते हैं, वहाँ किसी भी नरजातीय समूह से धर्मांतरित सदस्यों की निष्ठा के संबंध में समस्या उठ खड़ी होती है। मतलब अगर बात की जाए, एक व्यक्ति इस धर्म का है और दूसरे धर्म में चला गया, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं खड़ी होने लग जाती हैं कि क्या कारण है कि एक व्यक्ति दूसरे धर्म में या एक समूह के दूसरे समूह में वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होती है। धर्मांतरण मतलब होता है धर्म परिवर्तन। तो मैं धर्म परिवर्तन ही कहूँगी, आप समझ लीजिएगा कि मैं धर्म परिवर्तन की बात कर रही हूँ। तो धर्मांतरण की यह प्रक्रिया शताब्दियों से चली आ रही है। मतलब धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं बहुत समय से ही, शताब्दियों से ही चली आ रही है। उदाहरण के तौर पर हिंदू लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर आज की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए, तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म अपना रहे हैं। इसके साथ साथ जातिगत गतिशीलता भी दिखाई देती है। तो जातिगत जो गतिशीलता है वो भी दिखाई देती है, जिसके द्वारा निम्न जाति के लोगों ने अपने रहन सहन को परिकृष मतलब कह सकते हैं बदल कर स्वयं को उच्च जाति का बताकर धीरे धीरे समाज में उच्च जाति की परिस्थिति हासिल की है। तो कहीं ना कहीं जो जाति परिवर्तन है, जाति गतिशीलता है, वो कहीं ना कहीं निम्न वर्ग के लोग ऊंची जाति के जैसे ही रहन सहन अपने बदल लिए हैं और उनके जैसे ही स्टेटस में दिखने लगे हैं। इससे जाति मिश्रण की प्रक्रिया शुरू हुई और इनसे जो बच्चे पैदा हुए वे प्रजातीय अंतर्मिश्रण के उदाहरण थे। इस प्रकार के धर्म परिवर्तनों के होते हुए भी नरजातीय समूह आज भी विद्यमान है। नरजातीय समूह का अर्थ क्या हुआ कि लोग भी अभी भी धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो, अभी भी वो जाति कहीं ना कहीं विद्यमान है, अभी वो मौजूद है, क्योंकि उन पर इन बदलती हुई निष्ठाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हुए हैं इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। निम्नलिखित ये क्वेश्चंस आ गए हैं। आगे बात करते हैं नरजातीय संबंधों के अध्ययन में व्यापक रुचि, इसकी अध्ययन की आधारभूत पद्धति। तो पिछले भाग में हमने नरजातीय संबंधों से जुड़े हुए शब्दों को समझाने का प्रयास किया था। समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं स्वीकृत जन्मगत श्रेणियों से नरजातीय समूह बनते हैं। तो जन्म से ही नरजातीय समूह बनते हैं। हमने कहा था कि जातीय पहचान व आधारभूत पहचान होती है। जाति जो पहचान है
वो आधारभूत पहचान एक आधार होती है। तो एक आधारभूत पहचान होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को परिभाषित करता है, कि अपने आप को और दूसरों को परिभाषित करता है, मतलब अपने आप को कहता है कि मैं इस जाति से हूँ, और दूसरे व्यक्ति को भी कह सकते हैं कि हाँ ये उस जाति का व्यक्ति है। हमने शब्दों की परिभाषा देने और उनके अर्थों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, इसलिए किया क्योंकि इससे हमें विशिष्ट संदर्भों में नरजातीय संबंधों को समझने के लिए आधार मिल जाता है। इससे पहले कि हम भारत के संदर्भ में नरजातीय संबंधों की जांच करने का प्रयास करें, हमें दो अन्य बातों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आज विश्व भर में इन नरजातीय संबंधों के अध्ययन में इतनी रुचि क्यों ली जा रही है, और दूसरी, नरजातीय संबंधों के अध्ययन के प्रति समाजशास्त्र में आधारभूत दृष्टिकोण क्या है, कि एक आधारभूत जो नज़रिया है वो क्या है समझने के लिए नरजातीय संबंधों को। तो पहला देखते हैं व्यापक रुचि की, लोगों को रुचि क्या है इसमें, ये समझने के लिए। तो व्यापक रुचि के पीछे निहित कारण क्या है, कि क्या कारण है कि आज कहीं न कहीं नरजातीय संबंधों को बहुत ज़्यादा रुचि में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में लिया जा रहा है समझने के लिए। तो आइए हम पहले प्रश्न को लें, नरजातीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने में जो विशेष रुचि पैदा हुई है उसके पीछे क्या कारण है। शोधकार्यों द्वारा यह मालूम हुआ कि ऐसे कई परस्पर संबंध कारण हैं जिन्होंने नरजातीय संबंधों के अध्ययन में लोगों की व्यापक दिलचस्पी का बढ़ावा दिया है। इस संबंध में कुछ प्रमुख कारण नीचे दिए जा रहे हैं। तो कारण क्या है वो समझते हैं। प्रव्रजन या देशांतरण, देश के अंदर या विभिन्न देशों में व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण एक ही क्षेत्र में बहुत से समूह बन गए हैं। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यक्ति चला गया, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति की और लोग भी वहाँ मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं ये समूह बन गया है। सांस्कृतिक संपर्क, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, जाते हैं, तो वे अपने साथ अपनी संस्कृति ले जाते हैं। जैसे अब आप यहाँ से कहीं और जाएंगे तो आप अपने साथ अपनी भाषा भी ले जाएंगे, वहाँ अपनी भाषा भी बोलेंगे। तो कहीं न कहीं अपनी संस्कृति ले जाते हैं, अपना पहनावा ले जाते हैं, अपना भोजन जो रीति पहले अपने गांव में जो आप भोजन बनाते हो कहीं न कहीं वो भी वहाँ जाके आप शहर में बनाएंगे। तो कहीं न कहीं अपनी संस्कृति ले जाते हैं। दूसरे क्षेत्र में वे उस क्षेत्र की एक दूसरे ही प्रकार की संस्कृति के संपर्क में आते हैं। तो वहाँ पे अन्य कोई वर्ग भी है। शहरों में देख लीजिए आप, कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग आपको एक साथ मिलेंगे। तो कहीं न कहीं अन्य लोगों की संस्कृति के संपर्क में भी आएंगे। दूसरे लोगों को आप देखेंगे कि उनका पहनावा कैसा है, वो किस प्रकार उनका खान पान है, तो कहीं न कहीं उनके संपर्क में आते हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समूह अस्तित्व में आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं सांस्कृतिक जो समूह हैं वो अस्तित्व में आ जाते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि वो एक साथ विभिन्न लोग आ जाते हैं। शहरों की बात समझ लीजिए कि शहरों में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, तो उसी की बात की गई है कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समूह अस्तित्व में आ जाते हैं। विभिन्न समूहों में अन्योन्य का स्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक समय से दूसरे समय में विभिन्न कारणों से अलग अलग होता है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, प्रौद्योगिकी के विकास से विशेष रूप से परिवहन, संचार व्यवस्था बेहतर होने से संपर्क की दृष्टि से पूरा विश्व बहुत छोटा दिखाई देने लगा है। क्योंकि अब यहाँ बैठे बस पे या रेलगाड़ी पे यहाँ बैठे वहाँ पहुँच गए, तो इतना समय नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं बहुत छोटा दिखाई देने लगा है, पूरा विश्व बहुत छोटा दिखाई देने लगा है। इसके कारण लोगों, उनके विचारों, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत सुविधाजनक हो गया है। समझ आ रही होगी आपको। घनी आबादी वाले शहरों का उद्भव, जो घनी आबादी वाले शहर हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ युक्त कह सकते हैं। तो घनी आबादी वाले शहरों का उद्भव, शहरों के विकास और वहाँ विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसरों के कारण
विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोग शहरों की ओर आकर्षित हुए हैं और वहां आ बसे हैं। शहरों में अनेक प्रकार के नरजातीय समूह एक साथ रहते हैं। तो नरजातीय समूह आप समझ गए होंगे, अलग अलग भाषा के, अलग अलग रीति रिवाजों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग तो कहीं ना कहीं एक स्थान पर बस गए हैं। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगी। आप अगर आपको भूल जाते हैं नरजातीय समूह किसे कहते हैं, तो आप शहर की ओर देखिए। शहर में आपको हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर पहनावे के लोग आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे ये नरजातीय समूह हैं। आगे बात करते हैं संघर्ष की। तो आजकल नरजातीय संघर्षों की घटनाएं बहुत अधिक होने लगी है। लड़ाई झगड़े आप शहरों में देखेंगे तो लड़ाई झगड़ों कहीं ना कहीं हो जाते हैं, एक जाति से दूसरी जाति, एक धर्म से दूसरे धर्म में। तो कहीं ना कहीं आजकल नरजातीय संघर्षों की घटनाएं बहुत अधिक होने लगी हैं। विशेष रूप से ये घटनाएं भिन्न भिन्न प्रजातियों, धार्मिक समूह में होती है, भिन्न भिन्न जातियों में और धार्मिक समूह में होती है, धर्म के लोगों में। जैसे एग्जाम्पल दूँ, हिंदू, मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं इनमें ज़्यादा होती है। तो धार्मिक समूह में होती है। इस और सारे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ है। तो उसमें भी आगे बताया जाएगा, आपको अच्छे से बताया जाएगा किन में ज़्यादा संघर्ष होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। अध्ययन की आधारभूत पद्धति, संघर्ष के बारे में समझ गए होंगे आप। अध्ययन की आधारभूत पद्धति। अब यदि हम नरजातीय अंतर संबंधों की अध्ययन की आधारभूत पद्धति के बारे में विचार करें तो नरजातीय संबंधों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं सर्वसम्मत समाधान की पद्धति फर्स्ट और संघर्ष की पद्धति सेकंड। आइए अब इस प्रकार अलग अलग इन पर विचार करें, तो उनको अलग अलग जानते हैं कि क्या है इनमें। सर्वसम्मत समाधान की पद्धति के बारे में जानते हैं। इस पद्धति में जातीय अंतर संबंधों के संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। संरचनात्मक प्रकारवादियों का विश्वास है कि मानव शरीर की तरह समाज भी विभिन्न संस्थाओं की संतुलित व्यवस्था है। समाज भी जिस प्रकार मानव शरीर की तरह, जिस प्रकार मानव शरीर होता है, उसके अलग अलग उसका कार्य होता है, तो उसी प्रकार समाज विभिन्न संस्थाओं की संतुलित व्यवस्था है। समाज की प्रत्येक इकाई या संस्था समाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी संस्था है समाज को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज के बाहर या अंदर घटित होने वाली घटनाएं उस समाज की सामाजिक व्यवस्था को विघटित कर सकती है कि समाज में जो कुछ भी होगा कहीं ना कहीं वो दूसरे समाज पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन ये सामाजिक संस्थाएं आवश्यक समन्वय स्थापित करके फिर से अपने अंदर स्थिरता ले आती है। ये सर्वसम्मत समाधान की पद्धति उपयुक्त संरचनात्मक प्रकारवाद पर आधारित है। यहाँ सर्वसम्मति द्वारा समाधान की पद्धति पर आधारित दो सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक सिद्धांत अमेरिका समाज में नरजातीय संबंधों के अध्ययन पर आधारित है। इसे सांस्कृतिक आत्मसंतरण कहते हैं का सिद्धांत या मेल्टिंग पोट सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत की बात की जाए तो पूर्व उपनिवेशी समाजों के अध्ययन पर आधारित है। जो उपनिवेशी समाज है उस पर आधारित है। आइए देखें कि समाजशास्त्रियों ने निर्जातीय अंतर संबंधों को व्यापक संदर्भ में समझने के लिए इन सिद्धांतों का और आगे कैसे विकसित किया। तो आगे जानते हैं सांस्कृतिक आत्मसत्करण का सिद्धांत। सांस्कृतिक आत्मसत्करण का सिद्धांत सर्वसम्मति द्वारा समाधान पद्धति को दर्शाता है। ये सिद्धांत अमेरिका समाज के अध्ययन पर आधारित है। जो सांस्कृतिक आत्मसम्मान सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं अमेरिका समाज पर कहीं ना कहीं अध्ययन पर आधारित है। इस सिद्धांत में ये मान्यता है कि अप्रवासी अल्पसंख्यक समुदाय मूल समाज में पूर्णतः घुल मिल जाता है। जो पहले से लोग रह रहे हैं, यहाँ के लोग आए, इनमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं ये यहाँ पे लोग आए जैसे, तो कहीं ना कहीं इन वर्गों में लोग मिल जाएंगे। पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई गांव का व्यक्ति यहाँ शहर में है तो धीरे धीरे वो शहर के वर्गों की तरह ही
ढल जाएगा, उस समूह की तरह ही ढल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये बोला है कि अप्रवासी अल्पसंख्यक समुदाय मूल समाज में पूर्णतः घुल मिल जाता है, यहाँ तक कि अप्रवासी उस समाज के सभी मूल्यों, प्रतिमानों, प्रवृत्तियों को ग्रहण कर लेता है। दूसरे शब्दों में अल्पसंख्यक समूह की नरजातीय पहचान मूल समुदाय में विलुप्त हो जाती है। जो उनकी खुद की पहचान होती है कहीं ना कहीं उसमें ही वो मिल जाती है। हम एग्जाम्पल के लिए शहर और गांव के लोग शहर में जाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को लेकर भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहरों की जो चीज़ होते हैं कहीं ना कहीं वो उसको भी अपना लेते हैं। अमेरिका समाज के संदर्भ में इसका मतलब ये है कि अप्रवासी समुदायों की पहचान अमेरिका पहचान में घुल जाएगी और वह सामान्य रूप से अपने आप को अमेरिका मानने लगेंगे। इस सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है, मतलब बड़े स्तर पर कहा जाए तो इसको स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकृति नहीं मिली है। जैसा कि बाद के अध्ययन से पता चलता है कि इतालवी चीनी दूसरे समुदाय के अप्रवासी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं। तो उनकी जो खुद की पहचान है वो बनाए रखते हैं कौन? इतालवी चीनी और दूसरे समुदाय के अप्रवासी अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हैं। पूर्व औपनिवेशिक समाजों, दूसरा पॉइंट है पूर्व औपनिवेशिक समाजों के अध्ययन पर आधारित सिद्धांत। जो पूर्व औपनिवेशिक समाज है उस पर आधारित, तो पूर्व औपनिवेशिक समाजों के अध्ययन पर आधारित एक अन्य सिद्धांत का बाद में प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत का आधारभूत मत ये है कि यद्यपि नरजातीय समूह एक राष्ट्र में साथ साथ रहते हैं, फिर भी प्रत्येक समूह न्यूनतम सामाजिक संपर्क रखते हैं, मतलब बहुत कम संपर्क रखते हैं, उसी समाज में रहते हैं। या शहरों में देख लीजिए आप, जरूरी नहीं कि शहरों में सभी लोग अपने पड़ोसियों से संपर्क में रहते हैं या अन्य वर्गों के संपर्क में रहते हैं, समूह के संपर्क में रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत कम संपर्क बनाए रखते, उनको पसंद नहीं होता कि दूसरों से ज़्यादा बात करना या ऐसे, तो न्यूनतम सामाजिक संपर्क रखते हैं। न्यूनतम मतलब ज़ीरो, कम। अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं, वो अपनी एक अलग पहचान बनाए रखते हैं। इसे नरजातीय श्रम विभाजन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि नौकरियों में भर्ती के समय अपने नरजातीय समूह के सदस्यों को वरीयता दी जाती है। इससे पता चलता है कि विभिन्न नरजातीय समूह के सदस्यों में बहुधा समान इच्छा शक्ति और मूल्यों के साझेदारी का अभाव होता है। इस सिद्धांत का बार्थ जैसे समाजशास्त्रियों ने और आगे विकास किया, मतलब इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाया। उसके अनुसार नरजातीय समूह गतिशीलता और संपर्क के अभाव में ही नहीं बने रह पाते, लेकिन इसके लिए बहिष्करण और समावेशन की सामाजिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। व्यावसायिक और आस पड़ोस के संबंधों की तरह नरजातीय सीमा के पार, नरजातीय सीमा लोग कह सकते हैं बिल्कुल अलग, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की बात कह सकते हैं। तो नरजातीय सीमाओं के पार या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की बात की जा सकती है। तो नरजातीय सीमाओं के पार स्थिर सामाजिक संबंध बने रहते हैं। बात का कहना है कि वास्तव में नरजातीय समूहों के बीच, नरजातीय समूह पता है आपको क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, नरजातीय समूह के बीच सामाजिक अनुक्रिया नरजातीय विशिष्टता की नींव बन जाती है। नरजातीय समूह का परस्पर संपर्क बने रहना ही एकमात्र पहचान की कसौटी नहीं है, बल्कि वह अनुक्रिया के निर्माण की भी कसौटी है, जो सांस्कृतिक विभिन्नता को बनाए रखने में सहायक है। तो कहीं ना कहीं जो अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं, किस आधार पर कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति बची हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का उस संस्कृति को बनाए रखना है, उसका डेली यूज़ कह सकते हैं कि उस संस्कृति को हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। बाहर कहीं जाते हैं तब भी हम उस, जैसे अपनी भाषा, हम घर में तो अपनी भाषा बोलते हैं, बाहर कहीं जाते हैं तब भी हमारे मुँह से हमारी भाषा निकलती है। तो कहीं ना कहीं हमारी पहचान है, जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए किसी भी सामाजिक वातावरण में राष्ट्रीय संस्थाओं के सह अस्तित्व को नरजातीय सीमाओं के बाहर भी देखा जा सकता है। आप कहीं बाहर जाएंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं आपकी पहचान मिल जाएगी, आपकी भाषा के थ्रू या आपके पहनावे के थ्रू। साथ ही आपने पाया होगा कि सभी जगहों में स्वैच्छिक संस्थाएं और संगठन हैं, जिनका निर्माण विशिष्ट समुदाय की सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संघर्ष की पद्धति, तो ऊपर उद्भूत सर्वसम्मत समाधान की पद्धति के विपरीत, इसका बिल्कुल उल्टा विपरीत नरजातीय संबंधों के अध्ययन के लिए हमारे पास संघर्ष की पद्धति है। इसके अनुसार नरजातीय समूह को हित समूह के रूप में देखा जाता है,
ये परस्पर असमानता की स्थिति में होते हैं और एक समान उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, कंपटीशन कर रहे होते हैं और एक समान उद्देश्य होता है, ठीक, कंपटीशन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊं, कोई भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देता है तो कहीं ना कहीं जो सभी स्टूडेंट होते हैं एक ही चीज़ पर लक्ष्य रखते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं आगे निकलने का, तो कहीं ना कहीं समान उद्देश्य होते हैं और प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, कंपटीशन कर रहे होते हैं। इससे सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन संभव है। इस सिद्धांत का विचार है कि चूंकि यह संघर्ष समाज के अंतर्निहित है, इसलिए कोई भी पद्धति जो इस पक्ष की उपेक्षा करके चलेगी वह अपूर्ण होगी। ऐसे सिद्धांतवादियों का मत है कि नृजातीय संघर्ष विरोधास्वरूप हैं। ये या तो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के सुधार के लिए हैं या पूरी व्यवस्था को बदलने की मांग के रूप में है। तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष होता है, कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, किसी साथ गलत होता है या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं या तो पूरी व्यवस्था उस वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए कह सकते हैं, सुधार करने के लिए होता है, या तो पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए होता है। 1980 के दशक में पूरे विश्व में नृजातीय संघर्षों में वृद्धि पाई गई थी। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों द्वारा काले लोगों के प्रति प्रजातीय भेदभाव, श्रीलंका में अप्रवासी तमिलों और स्थानीय लोगों के बीच धार्मिक संघर्ष। श्रीलंका में तमिल लोग रहते थे और स्थानीय लोगों में संघर्ष हो गया था। दक्षिण अफ्रीका में बात की जाए तो जो गोरे लोग थे कहीं ना कहीं काले लोगों के प्रति उन्होंने भेदभाव किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका में अप्रवासी तमिलनाडु के तमिलों और स्थानीय लोगों के बीच धार्मिक संघर्ष तथा ऐसे बहुत से अन्य उदाहरण हैं। इस तरह के संघर्षों की अभिव्यक्ति दंगों, आतंकवाद, प्रदर्शन, तोड़फोड़, हत्या, संपत्ति को जलाने आदि द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार ये अभिव्यक्त करते हैं, गुस्से में तो दंगे करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जो सार्वजनिक सामान होता है, जो सरकार कह सकते हैं, उसका तोड़ फोड़ कर डालते हैं, गुस्से में किसी की हत्या कर देते हैं या संपत्ति जला देते हैं। नृजातीय संघर्ष उन समूह के बीच होते हैं जिनके आपस में असमानता के संबंध होते हैं। आपस में असमानता, समान नहीं होते, चाहे भाषा के आधार पर की जाए या जाति के आधार पर की जाए या धर्म के आधार पर की जाए, असमानता होती है। तो जिनमें आपस में असमानता होती है, जैसे बहुसंख्यक समूह, अल्पसंख्यक समूह के बीच समूह का प्रभुत्व होता है। जो बहुसंख्यक समूह होता है, बड़ी संख्या में समूह होते हैं, और अल्पसंख्यक जो कम संख्या में समूह होते हैं, कहीं ना कहीं उनका समूह का प्रभुत्व होता है। वह समूह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्राधिकार बनाए रखना चाहता है, जबकि अल्पसंख्यक समूह स्थिति को बदलने का प्रयास करता है। कभी कभी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रकट करने का प्रयास किया जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध प्रकट करेंगे, लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। और परिवर्तन लाने का संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीका आश्रय लिया जाता है कि हम आराम कह सकते हैं कि एकदम विरुद्ध नहीं जाएंगे अपने संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन आराम से शांतिपूर्वक हम उसको बदलने का प्रयास करेंगे। संवैधानिक और लोकतंत्रीय तरीकों द्वारा कह सकते हैं परिवर्तन करेंगे, परंतु प्राय अंत में हिंसक विरोध और दंगों का सहारा लिया जाता है। और अंत में क्या होता है कि जब नहीं होता, चेंजेस नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इसका हिंसक विरोध और दंगों का सहारा लिया जाता है और व्यक्तियों और संपत्ति के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं। व्यक्तियों को मारा जाता है, संपत्ति को तोड़ फोड़ किया जाता है, और आतंकवाद और हिंसा के द्वारा शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाती है कि आतंकवाद फैलाया जाता है और हिंसा के द्वारा जो शासन व्यवस्था होती है हमारी, उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाती है, तहस नहस एकदम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।